महज आधे घंटे का वक्त बचा है और इन सब के बीच इंतजार इस बात का है कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। और इन सब के बीच जानकारी आ रही है कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। मेरे पास है वो ट्वीट। वो कहते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट दिल्लीइट्स, डू प्रे, प्रेयर्स आर वेरी पावरफुल। दिल्ली वालों को शुभकामनाएं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सब आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थनाओं में बहुत दम होती है, बहुत शक्ति होती है, प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। और ये एहसास सुबह सुबह उठने के साथ ही और इन सब के बीच बार बार कई भगवान बड़े याद आते हैं प्रसून जी। किरण बेदी भी कह रही है सब भगवान भरोसे, मतलब जैसे छात्र होते हैं एग्जाम से पहले, वैसे ही सभी को आज सुबह सुबह भगवान जरूर याद आ रहे हैं। नई कैटेगरी आ गई है भगवान की, जो जिसके साथ है वही जीतेगा। नलिनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। नलिनी जी, इस चुनाव परिणाम जो भी हों, इन परिणामों का असर भारतीय राजनीति पर असर पड़ेगा या सिर्फ दिल्ली में चीजें सिमट जाएंगी? पुण्य प्रसून जी, मैं तो कहूँगी कि 2019 का बिगुल बच जाएगा आज, क्योंकि ये जो अब जो हम लोग 5 साल का समय तो दे देते हैं, लेकिन धीरज, धैर्य, ये सब कम होते जा रहा है। हमारी पूरी ज़िंदगी बदल रही है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि पहली बात तो ये है कि इसका जो असर है, या कहिए लोगों के जो धारणा रहेगी, वो ये रहेगी कि जो राजनीतिक दल है उनकी धारणा रहेगी कि अब इसको 2019 की तरफ ले जाया जाए। भाजपा की भी धारणा रहेगी। देखिए, ये दिल्ली का, हमने उस दिन भी कितना ज़्यादा इस पे चर्चा की थी कि दिल्ली का जो वोटर है वो देश के कहाँ से नहीं आया। दिल्ली का अपना ही प्रोफाइल बदल गया। यहाँ पर पूर्वांचली जिस तरह बात कर रहे थे, उससे सभी किस्म के लोग आ गए हैं। वो अपने यहाँ ये खबर नहीं भेजेंगे क्या कि दिल्ली में ये हुआ? जी, ये बताएं कि आपके हिसाब से केजरीवाल का ध्यान अगले 5 साल दिल्ली तक ही सीमित रहेगा, या फिर एक बार फिर से वो बिहार में, पंजाब में, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ लड़ना चाहेंगे? क्योंकि कुमार विश्वास से मैंने सीधी बात की, उन्होंने कहा कि जितनी चादर मिलेगी उतने ही पैर फैलाएंगे। क्या ये आज के बाद भी यही सोच रहेगी या सोच बदल जाएगी? देखिए राहुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरह की महत्वाकांक्षाएं रही हैं, ये सही है कि तत्काल 6 महीने में तो नहीं, लेकिन बिहार में जैसे चुनाव होना है तो उनको कंपेनर की तरह चाहे ले जाया जाए। और जैसा मैंने कुछ जेडीयू के नेताओं से, मैंने पवन वर्मा, आप तो नाम किसके लिए कैंपेन करेंगे? जिनके लिए कैंपेन करेंगे उन्हें तो ये भ्रष्ट कहते हैं। लालू के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा इन्होंने? लेकिन यही एक, जब राष्ट्रीय राजनीति में आने का बनता है, मुझे जो बताया गया, पवन वर्मा जो एक जेडीयू के ही नेता भी हैं और बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनका कहना कितने बड़ी संख्या में बिहार से लोग केजरीवाल के लिए आए थे, उनकी पार्टी से भी कार्यकर्ता के रूप में चाहे आए हो। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा नजर समझूँ, 2019 नहीं, ये तो लड़ाई बिहार से शुरू होगी। और केजरीवाल हो सकता है उम्मीदवार वहाँ उतने ना खड़ा करें, लेकिन वहाँ एक बीजेपी का विकल्प, मोदी के विकल्प के रूप में एक नेता, आपको याद होगा ममता बनर्जी को पहले उस तरह से राष्ट्रीय परिदृश्य में नहीं माना जाता था, बंगाल तक सीमित मानते थे। लेकिन फिर लोगों को लगा कि नहीं, ममता भी इच्छा रखती थी, और ममता तो फिर भी उस तरह से थोड़ा दूर हैं। केजरीवाल दिल्ली में हैं, वो अपने को बनिया भी कहते हैं, वो गरीबों का नेता भी कहते हैं। तो मैं मानता हूं कि वो, पर इसमें कहीं ना कहीं संजय जी आपको विरोधाभास नहीं दिखता कि वही केजरीवाल जो लालू को भ्रष्ट कहता है, जो भला बुरा कहता है, अब जाके सेक्युलर शक्तियों के लिए कैंपेन करेगा बिहार में? जब ये समय आएगा तब उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी के ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के रूप में थोड़ी एकजुटता होगी। जो बीजेपी के विरोधी पार्टियां हैं वो एकजुट होने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल एक साथ मिल जाएंगे, ऐसा मेरा नहीं मानना है। नहीं, ये क्या महत्वाकांक्षा जगा रहा है सिर्फ चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए, या इस देश के भीतर एक वैकल्पिक सोच की जरूरत है और पारंपरिक राजनीति का कोई महत्व नहीं है, उस दिशा में ले जा रहा है? नहीं, मुझे लगता है महत्वाकांक्षा नहीं जगा रहा है। एक वैकल्पिक जो राजनीति है, जो पिछले 5, 6, 8 महीने में ऐसा लगने लगा था कि एक ऐसी पार्टी है बीजेपी जिसको हराना संभव नहीं है, उस दिशा में इस पार्टी को हराया जा सकता है। इस दिशा में जो सोच है, जो पार्टियों, विरोधी पार्टियां, उसका मनोबल बढ़ा करेगा। तो मैं महत्वाकांक्षा नहीं मानता, लेकिन एक वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत करने की दिशा में एक, मुझे लगता है, हम आपको बताएं, जब हम चांदनी चौक में एक शो करने गए थे, वहां पे जो रिक्शा चला रहा था उससे चर्चा हो रही थी। उसने कहा कि सारी शक्ति एक आदमी को नहीं दे सकते, कोई पिंच करने वाला चाहिए, उसका शब्द था, कोई पिंच करने वाला चाहिए। नलिनी, आपको लगता है कि ये सोच बहुत दूर तक नीचे गई है कि अगर दिल्ली में भी मोदी जी की सरकार रहेगी, केंद्र में भी सरकार रहेगी, हर जगह वो राज्य सरकार में चुनाव जीत रहे हैं, ऐसे में क्या भारत में सारी शक्तियां एक ही आदमी में सिमट जाएंगी, एक ही पार्टी में? और जनता को लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा देश ऐसा है ही नहीं कि जहाँ पर हम अब सब शक्तियाँ एक ही व्यक्ति या एक ही जगह में केंद्र बिंदु शक्ति का एक बन जाए। देखिए, वो जो था राजा महाराजा का जो युग था वो चले गया।
जब ये नहीं, लेकिन एक चीज बताइए, आप ठीक कह रहे हो, ये हमारा देश ऐसा नहीं है। ये बात जो आपने अभी कही, ये पूरे गठबंधन की राजनीति के दौर में कही जाती थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब बनते हैं और जो बीजेपी को जनादेश मिलता है, पहली बार ये सोच आती है कि अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए किसी पार्टी को। देखिए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का उन्होंने देख लिया था कि जो पहले गठबंधन की सरकारें चली थी, केंद्र में जो सरकार चली, यूपीए 2 ने बहुत कुछ लोगों की आंखें खोल दी कि एक पार्टी को सत्ता देनी पड़ेगी, एक जिसे कहते हैं शक्तिशाली एक व्यक्ति आ जाएं तो ताकि हमारा देश आगे बढ़े, जो कि एकदम से नेपथ्य का जो एक सिलसिला हो गया था, तोड़ना चाह रहे थे। लेकिन ये देश वो भी है जिसने राजा महाराजा जमींदार ये सबको एकदम से निकाला। तो अब ये उन देश के अंदर आप चले जाएं सड़क पर, वो कहते हैं कि अब थोड़ा तो खींचना ज़रूरी था। ये किस लिए ज़रूरी था? ये आलोक जी मुझे बता रहे हैं कि महंगाई का, बिजली का कम हो जाए, महंगाई ज़्यादा, बिजली कम, ये सब वो सब मेजॉरिटी ने, लेकिन मोदी सरकार के जरिए पार्लियामेंट को भी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को कहना पड़ा कि भाई वहां से कानून बनते हैं, आप अध्यादेश इतने मत लाइए। राष्ट्रपति को यह कहना पड़ा। हम एक मिनट, हम आपको दिखलाते हैं कि दरअसल क्या हाल हो चला है दिल्ली के पटेल नगर। जब आप कनॉट प्लेस से आगे बढ़ते हैं पटेल नगर की दिशा में, तो उस इलाके में 2 सड़कें पूरी तरीके से रुक गई हैं। उन 2 सड़कों के बीच में व्यवस्था क्या हुई? आम आदमी पार्टी का दफ्तर चूंकि वहां पर है। रीवा, जरा सुनाइए, पता चल रहा है कि नारे गूंज रहे हैं। नारे गूंज रहे हैं और बगल में माइक से यहाँ पे लगातार नारों को गूंजने के लिए बोला भी जा रहा है। लेकिन एक दिलचस्प चीज जो दिखाऊंगी वो ये है कि यहाँ पर सारे जो वॉलंटियर्स हैं जिन्हें काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन सबके हाथ में वॉकी टॉकी दिए गए हैं। पूरे जितने यहाँ वॉलंटियर्स हैं उन सबके हाथ में वॉकी टॉकी है। अनगिनत है, हम गिन भी नहीं पा रहे हैं, एक के हाथ में दो है और वो व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम बात कर रहे हैं। इस तरह के इस बार नारे दिए गए थे, पॉपुलर मैन दिल्ली का रखवाला, इस तरह की टी शर्ट पहनी हुई है वॉलंटियर्स ने। जोश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस पूरे रोड को बंद कर दिया गया है, पुलिस व्यवस्था यहाँ पर और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। धीरे धीरे नेता आने शुरू हो गए। आशुतोष अभी आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पहुंचे हैं और उम्मीद की जा रही है कि अब अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह सभी पहुंचेंगे। तो देखिए, पहले मैं एमपीएस सुनाती हूँ कि किस तरह वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं और यहाँ पर वो नारे लग रहे हैं जो हमने रामलीला मैदान में सुने, जंतर मंतर में सुने, जब अन्ना हजारे आंदोलन में बैठे थे, जब अरविंद केजरीवाल ने पार्टी का ऐलान किया, तो वही जोश इस वक्त यहाँ वॉलंटियर्स में और जितने ही कार्यकर्ता यहाँ संभाल रहे हैं सब में दिखाई दे रहा है। बेहद रंगीन पार्टी है ये आम आदमी पार्टी। और अभी अभी खबर इस तरह की पीटीआई ने डाली है कि प्रसून जी, दिल्ली में झाड़ू के दाम 40 से 60 रुपए से बढ़ के 100 रुपए हो गए। झाड़ू जितने एकदम रीवा, ये जानकारी जो दे रहे हैं कि दिल्ली में झाड़ू की कीमत बढ़ गई, हम एक चीज जानना चाहते हैं। हमें भी जानकारी मिली थी कि बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी ने कल झाड़ू खरीद लिया और उसकी तादाद हजारों में है। ये कहां तक सही है? आम आदमी खुद अपनी सरकार बनाएगा, कोई अब रोक न पाएगा। संभव नहीं है, संभव नहीं है। रिपोर्टर मौजूद हैं, माइक पे गूंज रही हैं सारी चीजें। और पर प्रसून जी, आपको हम बताएं, जहां जहां दिल्ली में कैंपेन में लोग गए, आम आदमी पार्टी की रैलीज में इसी तरह की भीड़ थी। जैसे मोदी की रैलीज में, लोकसभा चुनाव में लोगों की आंखों में वो जुनून दिखता था, अब की दफा आम आदमी पार्टी की रैली में था। बीजेपी ने खूब कोशिश की, पोल मैनेजमेंट की, बूथ मैनेजमेंट की, लेकिन इस तरह का उत्साह वो पैदा ही नहीं कर पाए वोटर्स के बीच। रीवा, हमारी आवाज अब तक आ रही है? जीना और मरना है, जीना और मरना है। मुश्किल है, वो भी मंच पे सवार हो गई हैं और वहां पर जो व्यवस्था पूरी की गई है। आलोक मेहता जी, इसके बाद चुनाव बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, फिर यूपी में लौट आइए। नलिनी जी ने जिक्र जो कि 2019 का कर दिया, लेकिन इस बीच में जितने भी राज्यों का नाम हम ले रहे हैं, यहाँ पे छत्रप है और छत्रपों ने कांग्रेस को हाशिए पर ढकेला, बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी और अब दिल्ली में एक छत्रप नए तौर पे निकल कर आ रहा है। अगर वो वाकई दूसरी बार लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आ जाते हैं तो क्या दोबारा इस देश के भीतर वो स्थिति आ रही है जहां पे राष्ट्रीय राजनीति करने वाले दलों को लेकर जनता के भीतर यह एहसास है कि उनसे कहीं सरोकार हो, कनेक्टिविटी नहीं है, जुड़ नहीं पा रहे हैं? उनका कैनवास बड़ा है लेकिन देश का कैनवास अभी भी बड़ी छोटी छोटी जरूरतों पर टिका है। निश्चित रूप से। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि छोटी समस्याएं जो पूरी दिल्ली में, जैसे हम अभी जो बात कर रहे थे, महंगाई, बिजली, पानी, ये एक इशू डेमोक्रेसी के हिसाब से आप देखें प्रसून,
मैंने कुछ साल पहले जैसे लंदन के पास इलाके में अस्पताल के मुद्दे पर चुनाव हार जीत जैसे हुआ, हाँ सही सही और मैं उसके मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं वहाँ था इसलिए बता रहा हूँ। तो भारत में ये जागरूकता आई है कि यदि मेरी यहाँ से ये चीज़ हटा करके, सड़क हटा करके आप दूसरी जगह सड़क बना रहे, ऐसे इशू पर इलेक्शन लड़े जाने लगे, ये एक मैच्योरिटी दिखा रहे हैं। और ये आपने कहा क्षेत्रीय क्षत्रप नष्ट करने का जो बीजेपी को नुकसान या कांग्रेस को सबसे ज़्यादा हुआ, अब यही एक सवाल है कि क्या जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, खास करके बीजेपी भी, वो क्षेत्रीय क्षत्रपों को, यहाँ हर्षवर्धन को किनारे किया गया, शिवराज सिंह के पर कतरने की तैयारी हो रही थी, ऐसा हम लोग, आपको भी पता चलता होगा, क्योंकि वो भी उम्मीदवार बन रहे थे। आ गया बीजेपी में, लगा ऐसा कांग्रेस स्टाइल डेवलप कर रहा था कि जो ताकतवर यहाँ पर है वही सब चीज तय करेगा। देखिए प्रसून जी, मैं कहूंगा आती नहीं हो रही थोड़ी सी, एक चुनाव में हार हुई है, ये एक ऐसा अश्वमेध रथ रहा है जो कि देश के हर कोने में गया है, वहां पर जीत प्राप्त हुई। यहाँ पे केजरीवाल की जीत हो रही है, जैसे संजय जी ने कहा, आंकड़े ये दिखाते हैं कि केजरीवाल की जीत हो रही है, इसे इतना बढ़ चढ़ के मोदी की हार दिखाना क्या ये सही है? होगा बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार आई, लेकिन अभी वहां कानून व्यवस्था को लेकर देखिए इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए, और संघ से निकले हैं खट्टर। दूसरी तरफ आप देखिए महाराष्ट्र में, वहां पर शिवसेना मनमर्जी करने लगी है, सीनियर लीडर मानते नहीं है फडणवीस की बात, बजट किस दिशा में जाएगा इसको लेकर अभी से बहस छिड़ी हुई है। झारखंड की स्थिति देखिए, रघुवर दास लगातार परेशान है कि किस तरीके से अपने कुनबे को और बड़ा कर लिया जाए, जिससे गठबंधन और उसमें टूटने जा रहे हैं। ये राजनीतिक विश्लेषण है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आंकड़े ये दिखाते हैं कि अभी भी मोदी सरकार को लेकर, मोदी जी की लोकप्रियता को लेकर लोगों में बहुत आस्था है। अभी भी 2/3 लोग कहते हैं कि वो मोदी जी के काम से, हम दूसरी बात कर रहे हैं, नहीं लाजमी बात है वो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि लोग मोदी जी के काम से खुश हैं। ये मानना कि ये केजरीवाल की जीत मोदी की बहुत बड़ी हार है, मैं उस पर सवाल खड़ा कर रहा हूं। लोगों का, जैसे लोकसभा चुनाव में लोगों में मोदी जी को लेकर आस्था बनी, वैसे दिल्ली में केजरीवाल को लेकर आस्था नहीं। राहुल हम एक मिनट जरा सा दिल्ली क्षत्रपों का भी हम जिक्र कर लें बीजेपी के जरिए। बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता इस चुनाव में हाशिए पर आ गए, जिन्होंने अपनी बचपन से राजनीति दिल्ली की गलियों में की, वो कहां गए सारे लोग? हम आपको दिखाते हैं पंत मार्ग। विवेक, आप चूंकि दिल्ली बीजेपी के हेडक्वार्टर में मौजूद हो, जो कि एक लिहाज से सेंटर रहा पूरे चुनाव में, अपने आप रणनीति बनाने का, प्रचार करने का, लगातार टिकट प्रार्थियों का वहां आने का, नारे लगाने का, अभी क्या स्थिति है वहां पर? विवेक प्रसून, अगर मैं इस बात से अपनी बात शुरू करूं कि जो उनके दिल का हाल है वो चेहरे से बयान है, तो बात गलत नहीं होगी। पार्टी ऑफिस का चेहरा ये साफ बयान करता है, जो सूनापन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, वो साफ बयान करता है कि लाख बीजेपी के नेता ये चिल्ला कर कहते रहे कि उन्हें एग्जिट पोल्स पर भरोसा नहीं है, लेकिन जो पार्टी का चेहरा है, जो शक्ल है, वो ये साफ बयान करते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें भरोसा है, यकीन है इस बात का। और आम आदमी पार्टी में जो माहौल है और जो बीजेपी में है, उसमें जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। पिछले चुनाव में यही जगह थी और पिछले जो टेबल लगे हुए हैं, यही टेबल थे, यहाँ पर लड्डू भरे हुए थे और जितने जो हलवाई लगाए गए थे यहाँ पर लड्डू बनाने के लिए। लेकिन इस बार जो है बिल्कुल सन्नाटा है, कोई नेता आपको फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा, जबकि 8 बजे से काउंटिंग भी शुरू होने वाली है। तो ये साफ तौर पर जाहिर है कि कहीं ना कहीं एग्जिट पोल से भरोसा भी है उन्हें, और भले ही वो मुंह से कुछ और कहते रहे, लेकिन दिल का हाल जो है कुछ और है, और कहीं ना कहीं रियलाइजेशन जो है वो भी बीजेपी के नेताओं में बैठ चुका है। जी ठीक 2013 बिल्कुल याद आ रहा है हमें, हर्षवर्धन उस समय चेहरा थे, और वाकई जो ये कह रहे हैं कि लड्डू बन रहे थे, यकीनन लड्डू बन रहे थे यहाँ पर। अब ये सवाल है जिसका जिक्र आलोक जी आप कर रहे हैं कि क्षत्रपों को, क्षत्रप उग रहे हैं न दूसरी पार्टियों की, और कांग्रेस ने अपने क्षत्रपों को खत्म किया, बीजेपी अपने क्षत्रपों को दबा रही है। ये डेंजरस ट्रेंड है पार्टियों में क्या? यही राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से देखिए, हम ये कई लोगों की राय अलग होती है। गठबंधन की राजनीति को अडवाणी जी तक कहते थे कि बड़ा स्वीकार करना चाहिए। हम जैसे कुछ लोग ऐसे पार्टी देश की दृष्टि से जब सोचते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दृष्टि से, तो लगता है ना एक सशक्त सरकार हो, बहुमत वाली सरकार हो, और वो 5 साल ठीक से राज करे। दुनिया के हर डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसी स्थिति है। कुछ जर्मनी में 2-3 पार्टियों का रहा, कुछ जगह इस तरह की समस्या आई। भारत में इसलिए ये जो संकट है कि राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी अपने क्षेत्रीय क्षत्रपों को पिछले 2 दशकों में जो खत्म करने लगे, वही ट्रेंड बीजेपी ने तत्काल मोदी जी के हैं, साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, सब में एक उम्मीद बनी हुई है, सब में एक एक्साइटमेंट है, तो सब लोग आए हैं, तो उसका इंतजाम किया हुआ है। कॉन्फिडेंस आपको अभी से नजर आने लगा, इसलिए आपने पहले ही जश्न का माहौल यहाँ बना रखा हुआ है। देखिए, कॉन्फिडेंस हमें अपने आप पर नहीं है, कॉन्फिडेंस हमें दिल्ली की जनता पर है। दिल्ली की जनता जानती है कि कौन उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहा है। दिल्ली की जनता जानती है कि दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी कौन बना सकता है। रीमा, एक बार फिर आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, आवाज आ रही है तो जरा बताइए। हाँ जी बिल्कुल, देखिए लगातार जोश बढ़ रहा है कार्यकर्ताओं में, और इस बार ये आम
आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि बहुत अस्तित्व की लड़ाई जैसा ये माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर कई सवाल खड़े किए थे प्रशांत भूषण ने, शांति भूषण ने, उम्मीदवारों के चयन को लेकर, टिकटों के बंटवारे को लेकर। रीमा, सवाल है, दिल्ली में झाड़ू की कीमत बढ़ गई है, 100 रुपए तक पहुंच गई है, और कल क्या कहा जा रहा है, पूरे बाजार से सारे झाड़ू खरीद लिए आम आदमी पार्टी ने। कहां तक सही है? देखिए, यहाँ किसी के हाथ में झाड़ू तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो झाड़ू जो खरीदी गई है वो आखिर कहाँ पर है, हो सकता है बाद में जब और कार्यकर्ता यहाँ जुटे तब दिखाई दे, लेकिन अभी तो हाथ में अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल के जो बैनर पोस्टर बने थे वो यहाँ एक पूरा बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ रखे हुए हैं। जैसे जैसे वॉलंटियर्स आएंगे उन्हें दिए जाएंगे। हाथ में झंडा है, कुछ लोगों के हाथ में पीछे तिरंगा भी दिखाई दे रहा है और टोपी सिर पे दिखाई दे रही है। झाड़ू का स्लोगन है लेकिन झाड़ू नहीं है। एक चीज अब जो पीछे यहाँ पर आप देखिए प्रसून जी की एक बड़ी स्क्रीन है जिसे इस बार लगाया गया है ताकि जैसे जैसे नतीजे आए उस पर दिखाई देने शुरू हो जाए। ये अब चालू हो गई है और धीरे धीरे मंच से सबको हटाया जा रहा है क्योंकि नेता यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। अभी तो अंदर दफ्तर में नेता बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे तो इसी मंच पर यहाँ पर नेता जुटने शुरू हो जाएंगे और वॉलंटियर्स को लगातार बताया जाएगा कि कैसे कैसे पार्टी के पक्ष में नतीजे आ रहे हैं या जो भी नतीजे आ रहे हैं। तो वो सब चीजें, वो माहौल, वो नजारा जो है वो इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर दिख रहा है। एक रॉक कॉन्सर्ट जैसा माहौल है यहाँ पे प्रसून जी। गरीब लोगों ने बहुत आस्था से, बहुत उम्मीद से केजरीवाल को वोट दिया है। ये उन तमाम लोगों की जीत रहेगी अगर ये एग्जिट पोल के आंकड़े सब देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ा दिन है ये आज। लेकिन एक बात जी, एक बात मैं कहूँगी, बुलंद आवाज़, इतने जोश, एक मज़े का आलम, इसके अंदर हम ये न, इसके भीतर हम ये ना भूल जाएं कि एक आम आदमी पार्टी पर अगर कुछ प्रश्न चिन्ह लगा है तो पैसे के मामले में लगा है। ये हम ना भूल जाएं। वो 2 करोड़ या कि अब आप देखिए इतना माहौल आप क्रिएट करते हैं उसके पीछे थोड़ा पैसा। संजय जी, आपका पोल क्या दिखाता है? क्या ये 2 करोड़ का जो आरोप लगा कुछ असर पड़ा लोगों के वोटिंग प्रेफरेंस पर? नहीं पड़ा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि काफी संगीन आरोप था ये। नहीं, जो पार्टी, देखिए कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में चीजें देखी जाती है। जो पार्टी आरोप लगा रहा है कि दूसरी पार्टी ने गलत तरीके से पैसों का इस्तेमाल किया, उस पार्टी को अपने गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा कि उन लोगों ने पैसे का कितना इस्तेमाल किया और वहां पैसे किस तरह से आ रहे हैं। अगर उनका दामन साफ होता तो लोगों को भरोसा होता है। लेकिन हमारा दामन तो साफ है ना, तो ये तो जनता है, जनता में ये प्रश्न उठा देना जरूरी है। लेकिन नहीं, पर जनता को कहीं ना कहीं नलिनी जी ये नहीं लगा कि वो लोग इतनी बड़ी चोरी करते हैं। हाँ, वो तो बताते भी नहीं कि उन्होंने पैसा किससे लिया। इन्होंने छोटी चोरी की, लेकिन बताया तो सही और पकड़े भी गए क्योंकि उन्होंने ही सार्वजनिक की डिटेल। लेकिन राहुल, मैं बात कुछ और कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि आज यहाँ बैठ करके इतने जोश के माहौल में, और ये कह भी सकते हैं कि शायद ये जीतने वाली पार्टी है, इसमें हम ये ना भूल जाएं कि कुछ त्रुटियां, कमियां हैं, ताकि जो साफ सुथरी राजनीति की तरफ जाने सब चाहते हैं जाने के लिए, तो उसके अंदर ये है। लेकिन देखिए ये जो आपने सीन अभी दिखाए, इसमें एक मॉडर्न इंडिया और एक एंशिएंट इंडिया दोनों दिखाई दे रहे हैं। मॉडर्न इंडिया क्या माहौल देखिए, कार्यकर्ता हैं, जोश है, झंडे हैं, स्टेज पे खड़े हैं, आपका LED स्क्रीन लगे हुए हैं, वहाँ पर जिसे कहते हैं वो एम्पलीफायर्स लगे हुए हैं। ये सब मॉडर्न इंडिया। लेकिन याद होगा आपको, जो पिछली बार जब भाजपा की बात कर रहे थे तो उससे एक चीज़ याद आती है कि बहुत पुरानी चीज़ कही गई थी कि जो अभी तुझसे पहले था तख्ते नशी, उसको भी अपने खुदा होने का था उतना ही यकीन। तो इनको भी इस वक्त यकीन है कि ये खुदा है, लेकिन इनके पहले जो भाजपा तख्ते नशी थी उसको भी उतने पर एकाएक सबका एग्जिट पोल पे विश्वास बन गया। यही वो एग्जिट पोल है जो पिछली बार सब गलत थे, इस बार कोई नहीं मान रहा कि गलत है, सब मान के चल रहे हैं कि सही, खारिज कर रहे थे। और ये जिक्र आपने ब्लैक मनी का किया, हम लोगों ने निकाला हिसाब से कि जो कल जो रिपोर्ट्स आई HSBC बैंक में, इस देश में बांट दिया जाए तो हर के खाते में 200 रुपए आएंगे, यानी 14,99,800 रुपए अभी भी बचे हुए हैं। इतनी ब्लैक मनी अभी भी भारत की बाहर है। अगर ये पैसा आया कहाँ है HSBC का? वो तो आया भी नहीं है 25 साल के लिए।